वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू। दहशतगर्दों ने आज फिर पाकिस्तान को निशाना बनाया है। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर हमला किया और पाकिस्तान में इस हमले में मेजर जनरल आसिफ बाजवा के मुताबिक फ़िज़ाइया के अड्डे पर जो हमला किया गया इसमें 16 अफराद को मस्जिद में दाखिल होकर हलाक किया गया। इसमें 13 हमला आवरों को यानी दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया और उसके बाद की जो कार्रवाई है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब कमर अब्बास जाफरी साहब। टेलीफोन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान लाहौर से नहायत ही मोहतरम हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हारून रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। कमर जाफरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। जो इक्का दुक्का अगर कोई अकेला या दो लोग मिल के कोई दहशतगर्दी का वाक़या करते हैं तो वो समझ में आता है कि वो छुपे हुए थे, पोशीदा थे और कोई बहुत बड़ी प्लानिंग भी नहीं हुई होगी। लेकिन एक साथ दर्जन डेढ़ दर्जन के करीब दहशतगर्दों का इतना वेल प्लान्ड हमला, वेल कोऑर्डिनेटेड हमला, ये कैसे लैप्स हुआ होगा, कैसे मुमकिन हो गया? एक इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना जारहाना और इतना जानदार ऑपरेशन हो रहा है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, मंसूबों को नाकाम बनाया गया है, नेटवर्क्स का सुराग लगाकर गिरफ्तार किया गया है ऐसे लोगों को जो कि कार्रवाइयाँ करने वाले थे, ऐसे लोगों को जो कि किसी भी तरह का तावन कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कैसे हो सका ये? देखिए, ये बहुत वेल प्लान्ड है, आप ठीक समझे इसको। ये मेरे ख्याल है महज तालिबान के बस की बात नहीं है जो अंडर प्रेशर है। इसमें एनडीएस हो सकती है। अब तक कोई ठोस शवायद तो नहीं मिले, लेकिन ज्यादा गुमान यही है कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें मुलव्वस है और राह भी हो सकती है, उसकी सपोर्ट हो सकती है। हारून रशीद साहब कतई कलामी माफ, बाजवा साहब, आसिम सलीम बाजवा साहब ने ये कहा है कि अफगान हुकूमत का कोई इदारा इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एनडीएस पे उनका कोई कंट्रोल तो नहीं है। रवायती तौर पर उसके राह के साथ ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं चीज़ों को, ये बलूचिस्तान और कराची और कबायली पट्टी के वाक़यात अलग अलग नहीं हैं। टारगेट ये है कि पाकिस्तान को स्टेबल होने न दिया जाए। अब उसने पिछले चंद महीनों में बड़ी कामयाबियां हासिल की थी। कराची में, बलूचिस्तान में फरारियों की बहुत बड़ी तादाद, कोई 30-40% सरेंडर कर चुके हैं और वो उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। कबायली इलाके में बड़ा ऑपरेशन हुआ है और वजीरिस्तान ऑलमोस्ट क्लियर था। तो इस वक्त ये बहुत सोचा समझा मंसूबा ये एक दिन में नहीं बनाया गया है। जितना हम थोड़ा बहुत टेररिज्म को समझते हैं, ये महीनों की कोशिश से किया गया है। अंदर भी यकीनी तौर पर कोई राब्ते थे और उसमें देखिए बाज़ पाकिस्तानी रियासत की निज़ाम हुकूमत की खामियां हैं। सरहद महफूज नहीं है, वहाँ से लोग आ सकते हैं। सड़कों पर पुलिस जो निगरानी करने वाला जो अदारा है पुलिस, ना तो पुलिस की इंटेलिजेंस ठीक है और ना वो कोई मुस्तैद है, ना उसकी कोई तरबियत ज्यादा अच्छी है। और अब ये कोई टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा इस्तेफादा नहीं किया गया। देखिए 6-7 अदारे ये हमेशा फौजी वर्दियों में आते हैं, ये पुलिस की वर्दियों में आते हैं। तो कोई इसका सिस्टम बनाया जा सकता है, शनाख्त का कोई चिप लगाई जा सकती है। तो इंटेलिजेंस की नाकामी भी है कि उसके बाहर, और फिर ये नाकाफी हिफाजती इंतजाम भी है। बाहर एक लेयर होनी चाहिए थी सिक्योरिटी के, अंदर वो दाखिल ना हो सकते। इससे पहले वाकयात हो चुके हैं GHQ में, कामरा में, बैरिया के बाद अड्डों पर, बहुत सी जगहों पे, ISI के दफातर में। तो उसके मुताबिक प्लान करना चाहिए। पुलिस को बेहतर बनना चाहिए। पुलिस की इंटेलिजेंस एक बुनियादी चीज है जिसको बहुत नजरअंदाज किया गया है। पाकिस्तान में सबसे अच्छी इंटेलिजेंस पुलिस की होती है। वहाँ मकामी तौर पर इसका सुराग लगाया जा सकता था अगर मकामी कोई तावन मौजूद था। मेरे ख्याल है मौजूद था। सारी पॉलिसी को, स्ट्रेटेजी को, पॉलिसी को तो नहीं, पॉलिसी तो वाज़ेह है कोई रायत अब न की जाए। इसको स्ट्रेटेजी को वर्कआउट करने की, दोबारा नजरसानी करने की जरूरत है और सिविल अदारों को मजबूत बनाने की जरूरत है। बहुत सदमा पहुंचा है मुल्क को, जो दलदल से बाहर निकलने का एहसास हो रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था। इसके बाद जाहिर है बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, कारोबारी लोग परेशान होंगे, कॉन्फिडेंस से मजरूह होगा और यही गालिबन दुश्मन का टारगेट है।
हारून रशीद साहब, जैसे आपने अभी फरमाया है कि हो सकता है कि अंदर के लोग भी मिले हों और सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, ख़ास तौर पर ऐसे हसास मकामात की सिक्योरिटी, और आपने खुद ही कहा कि ये हमेशा पुलिस या फ़ौज की वर्दियों में दाखिल होते हैं और फिर कार्रवाइयाँ करते हैं। चाहे किसी ने फ़ौज की वर्दी पहनी हो, चाहे किसी ने किसी भी सिक्योरिटी इदारे के बैचेस लगाए हों, उसकी वर्दी पहनी हो, लेकिन चेक पॉइंट्स के ऊपर हर किसी को अपनी आइडेंटिटी को शो करना तो ज़रूरी होना चाहिए ना। एक ऐसा मुल्क जहां पर ऐसे हमले होते हैं और लोग बहरूप इख्तियार करके सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों का हमले करते हैं, वहां पर सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों के लिए भी ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि वो भी बग़ैर प्रॉपर शनाख्त के किसी भी इमारत के अंदर किसी भी ऐसी जगह पर दाखिल नहीं हो सकते जो कि हसास है। देखिए, तो बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे बर्रे सगीर का एक अलमिया है, बांग्लादेश का भी, इंडिया का भी, पाकिस्तान का भी। यहाँ ताकतवर लोगों से कानून नाफिज करने वाले निचले दर्जे के एहलकार बहुत खौफजदा रहते हैं। यही तो मैं कहता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। कई बरस से हम लिख रहे हैं और भी कई लोगों ने लिखा है कि कानून जो है वो मुकद्दस होता है। ये तसव्वुर बर्रे सगीर के मिजाज में नहीं है, खासतौर में मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में। कानून की तकदीस का तसव्वुर अगर रासख हो लोगों के, तो ये सड़कें इस तरह खुली हुई ना हो। अगर किसी ने फौज की वर्दी पहनी हुई है तो उसे चेक तो किया जा सकता है। अब तो ये पैटर्न है, 6-7 दफा ऐसा हो चुका है, बल्कि इससे ज्यादा दफा हो चुका है, लोग फौज की वर्दी में आते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि हर जगह चेक किया जाना चाहिए। सोच के सिविल अदारों को मजबूत बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ये समझ लिया गया है कि फौज दहशतगर्दी से निपट लेगी। कहीं दुनिया में, चाहे वो पिछली सदी का लंदन था, न्यूयॉर्क में 90s में, आपको याद है 80s 90s में बहुत प्रॉब्लम था, तुर्की में था प्रॉब्लम, और बहुत से मुल्क में हुआ, कहीं तरह फौज ने इस काम को नहीं निपटाया है। इसके लिए सिविल अदारे मजबूत करने की जरूरत होती है। मैं जोर दे के कहता हूँ दोबारा, पुलिस को और सिविल इंटेलिजेंस को और दूसरे अदारों को, और पूरी कौम हमेशा इस तरीके से टेररिज्म से और इस तरह की तहरीकों से, जो ब्रेन वॉश लोग हैं, उनसे जंगें जब लड़ी जाती हैं तो पूरी कौम को तैयार किया जाता है। और एक इसका पहलू ये है कि बहुत से लोगों को गुमराह किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है, मगर हुकूमती सतह पर कभी ये इस पर नहीं सोचा गया। इंडिविजुअल्स अपने तौर पर काम करते हैं कि एक जवाबी बयानिया तैयार किया जाए, लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि माशरे कंसेंसस में जिंदा रहते हैं, कानून की अमलदारी में जिंदा रहते हैं, आइन की बालादस्ती में जिंदा रहते हैं, और कानून की एक तकदीस होती है। इसके लिए कुछ काम नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने हमें वक्त दिया। जाफर साहब, हारून रशीद साहब को भी आपने सुना, वो भी उन्होंने जो बात की है वो ये है कि सिविलियन इदारों को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर मुश्किलात और मसाइल से निपटा नहीं जा सकता। उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी और बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। यहाँ अमेरिका में आज भी टेररिज्म के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो फौज नहीं करती, वो दीगर कानून नाफिज सिविलियन इदारे करते हैं। FBI करती है, पुलिस करती है, पुलिस के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो करती है। आपने भी सारे वाक़े को यकीनन सुबह से फॉलो किया है, बहुत गौर से फॉलो किया है। अब क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए इस ख़ास तौर पर इस वाक़े के बाद ज़रबे अज़ब के जो रिजल्ट्स थे या जिस तरह से उसको अप्रिशिएट किया जा रहा था, कितना बड़ा धचका है? ये धचका तो बहुत बड़ा है डेफिनेटली। जो एक खुद एतमादी पैदा हो रही थी कौम में, आम लोगों में, उसको यकीनन नुकसान पहुंचा है। और इसमें थोड़ी सी गलती हमारी इंटेलिजेंस की भी है। ये एक इंटेलिजेंस का फेलियर है, आप माने या ना माने, इसलिए कि 2013 से अगर आप देखें तो जैसा कि हारून रशीद साहब ने भी कहा, आप भी कह रहे थे कि पैटर्न बन गया है कि जो भी हमला हुआ है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में, फौजी वर्दियों में लोग आए या पुलिस की वर्दियों में आए। आपको ऐसे सिक्योरिटी पैरामीटर्स बनाने चाहिए कि फ़ौज का भी कोई आदमी आ रहा है तो अपनी शनाख्त करा के वहाँ पर आए, उसमें आप नाकाम रहे हैं। आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ज़रबे अज़ब, आपने इस वक्त तो एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, लेकिन उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। बार बार एक बात कही जाती है कि फ़ौजी और सिविलियन लीडरशिप एक पेज पर है, होगी यकीनन, लेकिन सिविलियन कॉपरेशन जो है वो नीम दिली के साथ नज़र आता है। वही जो हारून रशीद साहब ने कहा कि जब तक सिविलियन इदारे मौजूद नहीं होंगे, आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप इस किस्म के हमलों को नहीं रोक सकते। और जब इस किस्म के हमले होंगे तो आपके लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो शटर होगा और आपके लिए इन लास्ट टर्म एक मुश्किल साबित होगी। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान को इस्टेब्लिश होता हुआ नहीं देखना चाहती,
कुछ क़ुव्वतें नहीं चाहती कि ज़रब अज़्म कामयाब हो। हारून रशीद साहब ने कहा कि हो सकता है कि इसमें NDS मुलव्वस हो और रॉ भी मुलव्वस हो, और वैसे आसिम बाजवा साहब ने भी ये कहा कि ये बिल्कुल उसी तर्ज का अटैक था जिस तर्ज का पेशावर स्कूल अटैक था, और इसको कंट्रोल अफगानिस्तान से ही किया गया। आप क्या समझते हैं, ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक कि आपके पास ठोस सबूत न हो। यही बात आसिम बाजवा साहब ने कही थी, मैंने उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जब कुछ हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे। जैसे बलूचिस्तान के बारे में बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद मौजूद है, हम पेश करेंगे। उनके पास जब शवाहिद आ जाएंगे तो वो पेश करेंगे, लेकिन उससे कुछ पहले अंगशनुमाई करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में यकीनन ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान उसमें मुलव्वस है। किस कैपेसिटी में, सरकारी हैसियत में, गैर सरकारी हैसियत में, या बाज़ लोगों की निजी हैसियत में, वो एक अलग सवाल है जिस पर बाद में आने वाले वक्त में फैसला हो सकेगा शवाहिद की बुनियाद के ऊपर। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। आज हमने प्रोग्राम में बात करनी थी उन ऑपरेशंस और उन स्ट्राइक्स के बारे में जो आम लोगों के फ़ायदे के लिए की जा रही हैं पाकिस्तान भर में, जिनका सिलसिला शुरू हुआ पंजाब से, लाहौर से, जहां बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बहुत बड़े बड़े होटल्स के किचन्स को चेक किया गया, और वहाँ पर जो हालात पाए गए, जो माहौल पाया गया, यानी जो हाइजेनिक कंडीशंस थी उनकी जैसे वायलेशंस की जा रही थी, उन तमाम जगहों को, रेस्टोरेंट्स को, चाहे वो कितने ही बड़े थे, सील किया गया, उनको नोटिस जारी किए गए और उन्हें जुर्माने भी किए गए। उसके बाद हमने देखा कि रिसेंटली इस्लामाबाद शहर में भी ऐसे बहुत से स्ट्राइक्स की गई, या छापे जिनको उर्दू में कहा जाना चाहिए, मारे गए उन रेस्टोरेंट्स पर जो कि बहुत बड़ा बड़ा नाम है, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी क्लाइंटल है, जिनका बहुत ज़्यादा बिजनेस है, और जिनको आम तौर पर लोग अच्छे, साफ सुथरे और हाइजीनिक रेस्टोरेंट्स मानते हैं। मैं नाम किसी एक बिजनेस का इसलिए नहीं ले सकता कि किसी एक बिजनेस के साथ वो ज्यादती हो सकती है। बहुत से बिजनेसेस को चेक किया गया और उनमें उनके किचन के हालात बेहतर ना होने पर, वहाँ साफ और सफाई और सुथराई ना होने की वजह से उनको जुर्माने किए गए, उन्हें सील किया गया। हमारी कोशिश थी कि हम आयशा मुमताज़ साहिबा से बात करें, लेकिन उनसे रब्ता ना हो सका। हमारे प्रोग्राम में और भी मौजूद मेहमान शामिल हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ अब्दुल सत्तार इसानी साहब हैं जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, और वो उनकी सरबराही में इस्लामाबाद में पहले तो सिर्फ रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे जा रहे थे, अब जो हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी ज़रा चेक किया जा रहा है। आज उन्होंने बहुत से क्लिनिक्स पर छापे मारे हैं और बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस को रोका है, बंद किया है, जहां पर ये कह लीजिए कि स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है, अद्वियात अच्छी नहीं है, या एक्सपायर्ड हैं, या मेयारी नहीं हैं। उनसे हम इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे साथ शामिल हैं तौकीर अहमद साहब, जो कि इस्लामाबाद में एक बहुत ही नामवर रेस्टोरेंट देश परदेश चलाते हैं। इनके रेस्टोरेंट पर भी छापा मारा गया था और इनके रेस्टोरेंट को भी सील किया गया था। बाकी की कहानी हम तौकीर अहमद साहब से ही सुनेंगे। हमारे साथ बिलाल शेख साहब हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हैं, और इन्होंने इस मामले पर रिपोर्टिंग भी की है। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वेलकम टू माय शो। गुफ्तगू का सिलसिला, बिलाल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ इसानी साहब से। इसानी साहब, आपने लगातार पिछले 1-2 हफ्ते से ये सिलसिला जारी रखा हुआ है, और वो सारफीन जो समझते थे कि उनको बहुत ही सेहत बख्श ग़िज़ा खाने को मिल रही है, आपने उसका पर्दाफाश किया है कि मामलात वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये स्ट्राइक्स वक्ती हैं या कोई मैकेनिज्म अब तैयार किया जाएगा इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर चेक रखने का, इन क्लिनिक्स के ऊपर चेक रखने का? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो ये है कि जो हमने ये कैंपेन स्टार्ट की है, इसका जो मकसद है वो है एक अवेयरनेस लाना अवाम में, और उन फूड आउटलेट्स के जो ओनर्स हैं या जो हैंडलर्स हैं उनको भी अवेयरनेस देना। तो इस सिलसिले में हमने ये कैंपेन स्टार्ट की थी और हमने इंस्पेक्शन की थी, और जहाँ पे हमें कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आई तो वहाँ पे हमने एक्शन भी लिया। तो ये जो कैंपेन है, इसके अभी हम सेकंड फेज में भी आ गए हैं। अभी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम एक बनाया था, जिसके तहत हमने जितने भी इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनके एसोसिएशन के, उनके कॉपरेशन के साथ हमने उन सबको बुलाया, और एक हमने ट्रेनिंग सेशन जो है ना वो कराया, जिसका आज आखिरी दिन था।
اس میں ہم نے جو ان کو ٹریننگ دی, ان کو جو اویئرنیس دی, وہ ٹاپک واز فوڈ سیفٹی اینڈ ہائیجین. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے اسلام آباد کے ریسٹورینٹس ہیں, جتنے بھی ہوٹلز ہیں, ان سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان سب نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. تو میری امید تو یہ ہے کہ اس میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے اور ابھی اور بہتری آئے گی. اساری صاحب, جب کسی کو لائسنس دیا جاتا ہے, قطع کلامی کے لیے معافی, کسی کو جب لائسنس دیا جاتا ہے کوئی بھی ایسا بزنس شروع کرنے کے لیے جس میں کچھ پیٹرنز فالو کرنے ہوتے ہیں, کچھ کنڈیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے, تو اس کا لائسنس جاری کرنے سے پہلے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا ایکوپمنٹ ٹھیک ہے, آیا اس کچن کا ڈیزائن ٹھیک ہے, آیا اس کچن میں صفائی ستھرائی رکھنے کے لیے وہ تمام ضروری چیزیں موجود ہیں, ان کا بندوبست کیا گیا ہے جن کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل, جب امریکہ میں کوئی ریسٹورینٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت سارے لائسنسز لینے پڑتے ہیں لوکل گورنمنٹ سے, جس میں فوڈ اتھارٹی کا لائسنس ہے, جس میں فائر کوڈ, بلڈنگ کوڈ, بہت ساری اور چیزیں ہیں. بے تحاشا لائسنسز پہلے اپروولز لینے پڑتے ہیں, اس کے بعد اس کو کنزیومرز کے لیے یا پبلک کے لیے کھولا جاتا ہے. یا یہاں تک اس چیز کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کا ڈائننگ ہال ہے, اس کے اندر کتنے لوگوں کے لیے ریسٹ رومز کی, اتنے لوگوں کے لیے کتنے ریسٹ رومز درکار ہوں گے, اور بہت ساری ایسی چیزیں. کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا بل موجود ہے جو کہ اس چیز کو مینڈیٹری بناتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک کوئی ریسٹورینٹ پبلک کے لیے کھولا نہیں جا سکتا؟ جی بالکل, جس طرح سے آپ نے بتایا ایبسلیوٹلی رائٹ. اور یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی ریسٹورینٹ کھولا جاتا ہے تو اس کی پراپر اس کو فوڈ لائسنس دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتا ہے. اور اس میں یہ ساری چیزیں مینشن کی ہوتی ہیں کہ آپ نے صفائی بھی رکھنی ہے, ہائیجینک کنڈیشن بھی ٹھیک رکھنی ہے, سینیٹیشن بھی رکھنی ہے. اور جو اسٹاف جو ہے, جو فوڈ ہینڈلرز ہیں, ان کے لیے ایک سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, میڈیکل جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی ریگولرلی ان کی وہ ہونی چاہیے, ٹیسٹ ہونے چاہیے, ان کے کون کون سے ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے, کیونکہ وہ یہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے کسی اور کو کوئی قسم کی ڈیزیز ہو. رائٹ. اساری صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آئی وانٹ ٹو گو ٹو بلال شیخ صاحب. بلال صاحب, آپ نے اس پہ بڑی رپورٹنگ کی ہے, آپ کی رپورٹس ہم نے دیکھی بھی ہیں, اور آپ کی بدولت ہم وہ بی رول بھی استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں ملا ہے اس پروگرام میں. یہ بتائیے کہ کنزیومرز سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے, اور کنزیومرز کو جب یہ پتا چلا کہ وہ بے تحاشا بڑے بڑے بلز دے کے جو کھانا کھا رہے تھے وہ کھانا ان ہائیجینک ہے, نان ہائیجینک ہے؟ جی عاطف, بالکل اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں اپنے گھر کے لیے بریڈ لے کر آیا ہوں, اور یہ پوری زندگی میں جب میں اسلام آباد میں رہتا رہا ہوں یہ پہلی بار میں بریڈ لے کے آیا ہوں جس پہ ایکسپائری کی اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. اس سے پہلے ہمیں ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. سو دوسرے صارفین کی طرح میں بھی خوش ہوں اور مطمئن ہوں, اور جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایک جب وہ ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں پر ان کو بڑے ہوٹل میں جہاں پر ان کو ایک چیز کی کئی گنا زیادہ پیسے دینے پڑتی ہیں, اور وہاں پر جو ان ہائیجینک سچویشن ہے ان کی سرونگ کے حوالے سے اور فوڈ کی کوالٹی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس حوالے سے. اور تاہم ان کو اس حوالے سے تشویش یہ ضرور ہے کہ یہ ایک سلسلہ جو ہے وقتی طور پہ نہیں, اس کو جاری رہنا چاہیے ہمیشہ کے لیے, کیونکہ یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے تشویشناک ایک ایسے ملک میں جہاں پر اب گوشت بھی گدے کا اتنے کی خبریں مارکیٹوں میں آپ کے سامنے آئی ہیں, وہاں پر فیئرز جو ہیں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں وہاں پر لوگوں کے لیے, صارفین کے لیے کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ ہے کہ یہ فیئرز پہنچے بھی ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے یا ہائیجین کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں. تاہم ان کو اب یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے لاہور کے بعد اسلام آباد میں, تو اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. جی بلال صاحب, پاکستان میں بہت ساری بیماریاں جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں ان میں گردوں کے امراض بھی شامل ہیں, اور ظاہری بات ہے جس قسم کی فوڈ انٹیک ہے اس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, اور بہت دیگر امراض ہیں جن کا تعلق اس خوراک سے ہے جو خوراک لوگ استعمال کرتے ہیں روزمرہ اپنی ضروریات کے لیے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ بڑے بڑے ریسٹورانٹس پر مارے جا رہے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پر مارے جا رہے ہیں. ایک اور جو بہت ہی سستا کھانا مہیا کرنے کا ہوٹل ہوتا ہے جو اسلام آباد میں, چونکہ میں اسلام آباد سے ہوں تو واقف بھی ہوں اس سے کافی زیادہ, اسلام آباد میں تقریباً ہر مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا ہوٹل ضرور ہوتا ہے جو محلوں کی مارکیٹس ہوتی ہیں جہاں سے مزدور اور عام لوگ کھانا کھاتے ہیں. یہ بڑے بڑے ریسٹورانٹس کو تو چیک کیا جا رہا ہے, کیا ان چھوٹے چھوٹے ہوٹلز کے لیے بھی کوئی اس طرح کے قوانین بنائے جائیں گے یا ان کو چیک کیا جا رہا ہے؟ جہاں تک قوانین کی بات ہے
ईसानी साहब ने भी बात की, कवानीन तो पाकिस्तान में डेफिनेटली मौजूद हैं, अगरचे इतने ज़्यादा इफेक्टिव शायद वो ना 1960 में बना था एक प्योर फूड का कानून वेस्ट पाकिस्तान में, या कुछ और कवानीन हैं, लेकिन बेसिक मसला जो है इनके इम्प्लीमेंटेशन का है। साइकिल पे बत्ती ना लगाना भी एक जुर्म है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा किसी साइकिल के इस वास्ते चालान हो पाकिस्तान में। तो इम्प्लीमेंटेशन का मसला है जो नहीं होती रही। छोटे होटल्स की आपने बात की है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो बुनियादी जो इशू है मेडिकल की, जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल के जो फोरम्स हैं कि सालाना 10 लाख बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं वो इन्हीं वजूहत की बुनियाद पर हेल्थ रिलेटेड जो इशूज़ हैं फूड के और पानी के, उनकी डेथ होती है और इकनॉमिक भी बहुत बड़ा बर्डन डालते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। ये छोटे लेवल पे इनको चाहिए कि पहले फोकस करना चाहिए था, बजाय इसके कि एक मैरिट पे जिस तरह छापे मारे गए हैं बेस्ट वेस्टर्न पे। और ये भी एक आदमी का हक बनता है कि अगर वो बड़ी होटल में 5 स्टार होटल में जाता है और वहाँ पर उसको इतने पैसे देने के बावजूद जो है वो एक ऐसी चीज़ मिलती है जो एक्सपायरी फूड आइटम है या कोई मशरूबात लेते हैं, तो उसका राइट है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो हम छोटे पैमाने पे अभी मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए थी। मिडिल स्टैंडर्ड के जो होटल्स हैं और फूड आउटलेट्स हैं या जो बड़े पैमाने पे हैं उनकी जाने ज़्यादा तवज्जो दी गई है। लेकिन जो कुछ भी है लोग इससे बहुत खुश हैं और पहली बार ये काबिश की गई है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा भी इस तरह उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता रहेगा। और इस हवाले से कानून भी, क्योंकि इस्लामाबाद में भी फूड का कमेटी तो कायम हो गई है लेकिन अथॉरिटी कायम नहीं की गई। जिस तरह लाहौर में एक अथॉरिटी कायम की जा चुकी है, 2011 का एक्ट है जिसके तहत अथॉरिटी कायम की गई है, और पाकिस्तान में इस बारे से कोशिश तो की जा रही हैं जिस तरह फूड क्वालिटी एश्योरेंस। यानी बिलाल साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर जगह पर, हर सतह पर इदारे बनाए जाने चाहिए और इदारों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वो ये चेक एंड बैलेंस हमेशा रख सके और मुतवातर ये चेकिंग का अमल जारी रहना चाहिए। मैं बढ़ना चाहता हूँ तौकीर अहमद साहब की तरफ। तौकीर अहमद साहब, आपका रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के नामवर तरीन रेस्टोरेंट्स में से है, यहाँ तक उसकी धूम है। यहाँ अमेरिका में जो भी इस्लामाबाद से होके आता है आपके रेस्टोरेंट का जिक्र करता है, और मैं चूँकि ख़ुद इस्लामाबाद से हूँ और बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे मेरी फहरिस्त में भी हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ के लोगों से करता हूँ कि अगर कोई इस्लामाबाद जाए तो इन रेस्टोरेंट्स में जाके खाना ज़रूर खाए। और ये सारी ख़बरें देखने के बाद मैंने तो एक मरतबा अपने मैदे पे हाथ ज़रूर रखा और सोचा पता नहीं मैं की खा गया। तो अब इशू ये है कि आपके रेस्टोरेंट को भी चेक करने के बाद उसको सील किया गया था। आप माशाल्लाह you have a very big profile, you yourself have trained at a lot of places and a lot of cities जिसमें आप लोगों को ये तरबियत देते हैं कि कैसे उनको अपने सारे प्रोसेस को बेहतर रखना है, इन सारी जगहों को हाइजीनिक रखना है, स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि उनको कैसे सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। तो ये कैसे हो गया कि आपके अपने रेस्टोरेंट का किचन जो है वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिसकी वजह से सील करना पड़ा आपके रेस्टोरेंट को भी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि मैं ये जो कुछ हो रहा है, मैं सबसे पहले लाहौर में शुरू हुआ था तो आई वाज द फर्स्ट वन टू सपोर्ट इट, और मैंने उनके स्पेशली आयशा मुमताज़ को कॉल करके उससे कहा कि अगर आपको कोई ट्रेनिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा, ये तो हुआ लाहौर के लिए। अब जो इस्लामाबाद में हुआ है हम उसको भी उसी तरह से सपोर्ट करते हैं, और हमने अभी ट्रेनिंग ख़त्म की है। बल्कि मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो रेस्टोरेंट में हम जो लोग भी आते हैं सबसे पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे किचन में आए। हमने अपने वेबसाइट पे और लिख के टेबलों पे रखा हुआ है कि आप आके देखें कि हम किस तरह से अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के वो पैसे पे करते हैं। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना कि इन्होंने क्यों किया मेरा सील, क्योंकि फिर वो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ईसानी साहब भी बैठे हुए हैं एंड दिस इज़ पाकिस्तान और मुझे बिजनेस भी करना है। आई एम ए यूएस सिटीजन। मैं ये भी हो सकता कि शायद मैं यहाँ पे काम भी ना करूँ आइंदा पाकिस्तान में, कि मैं इतना डिसहार्टेड हुआ हूँ कि जिस तरीके से अच्छी काज को एक इसको ट्विस्ट दिया गया। मैं तो आई वाज टेकन बैक बाय एवरीथिंग। इनको अभी तक ये नहीं पता कि हमने तकरीबन 1000 के लगभग पिंडी और इस्लामाबाद में जो होटल रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को ना चाहते हुए भी ईद से पहले वो नोटिस दे रहे हैं कि जो हमारा बिज़नेस जो है ना वो अब तकरीबन 60% ख़त्म हो गया। तो मैं इनकी जो कॉज है मैं तो 100% उसकी सपोर्ट करता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ जहाँ भी इनको ज़रूरत हो ये हम जैसे लोगों को ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो बल्कि सानी साहब से जाके बात भी की, लेकिन उसमें कुछ पहलू ऐसे भी हैं कि जिसमें कुछ नाम उनको चाहिए थे जिनको वो क्लोज करके तो वो बताते कि देखें भी
हमने कितने बड़े बड़े लोगों को क्लोज किया। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा जी आई एम फ्रॉम अमेरिका, मैं बंद करके चला जाऊंगा, फिर बाद में आप तो एक बच्चे को नौकरी नहीं दे सकते। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना सिवाय इसके कि इनकी कॉज बहुत अच्छी है, इनको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसको बेहतर बनाना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो SOPs हैं उनको बेहतर करना चाहिए। और मैं अमेरिका में काम करता हूँ, मैं CIA से पढ़ा हूँ, कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से, वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू ग्रेजुएट। तो मैं जनरल मैनेजर पीछे और भी था। तौकीर साहब, आपके प्रोफाइल पे, आपके CV पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। सवाल तो ये है कि जाहिर बात है आपके रेस्टोरेंट के किचन में कोई तो ऐसी चीज़ पाई गई होगी ना जिसकी वजह से ये एक्शन लेना पड़ा। और ये सवाल जो आपने किया है ना कि कुछ बड़े बड़े नाम दिखाने के लिए उनके ऊपर छापे मारे गए, मैं इसानी साहब से यही सवाल लेकर उनकी तरफ जाना चाहता हूँ कि इसानी साहब, क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए ये छापे मारे गए कि देखो जी हमने इतनी इतनी बड़ी जगहों पर छापा मारा और उनको सील कर दिया, या वाकई वहाँ पर इशूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे? देखिए जी, पहले तो ये जो एक चीज़ है ना कि हमने सिर्फ बड़े बड़ों पे छापे मारे हैं और छोटे छोटों को चेक नहीं किया, तो दिस इज रॉन्ग आर्गुमेंट। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, आई कैन मेरे पेज के ऊपर भी हमारी पूरी लिस्ट विजिबल है कि हमने जितनी जगहें हैं इस्लामाबाद में, स्टार्टिंग फ्रॉम बाराकाऊ, तरनोल, होमवर्क, इंडस्ट्रियल एरिया, संजानी, PWD, बाकी जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं उन सब में हमने चेकिंग की है। F8 में, I8 में, कराची कंपनी, फैज़ाबाद, जहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग या लोअर क्लास लोग या वर्कर लोग जो हैं वो हमारे खाना खाते हैं, उन जगहों को भी हमने चेक किया। इसानी साहब, एक जनरल परसेप्शन ये है, माजरत चाहता हूँ, एक जनरल परसेप्शन ये है कि जो भी रेस्टोरेंट चेक किया गया है वहाँ पर कुछ ना कुछ खराबी थी। कोई ऐसी भी जगह थी जो कि जिनके स्टैंडर्ड्स अच्छे थे, जहाँ सफाई सुथराई बिल्कुल वैसी ही थी, उस मेयार की थी जैसी रिक्वायर्ड है? जी बिल्कुल हैं, इस तरह के भी हैं। जो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जिनको हमने सील नहीं किया। काफ़ी सारे इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें मैं खुद भी गया हूँ और उनके इसमें कोई मेजर इश्यूज नहीं थे, एक दो माइनर इश्यूज थे और जिसके ऊपर हमने उनको फाइन करके वार्निंग कर दी और वहाँ पे वो चीज़ें अभी बेहतर हो रही हैं। तो ये चीज़ जो जगह हम गए उस पर सील किया है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। हाँ, ये है कि जहाँ पे हमें कोई मेजर चीज़ इस तरह की मिली है, एंड डेफिनेटली जहाँ पे जितना हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट होता है उससे हम और अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड हम उससे और अच्छे जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है हमें या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है तो उसके बाद हम इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जहाँ पे भी हम गए तो वहाँ पे हमने सील किया। जी तौकीर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में रेस्टोरेंट ओनर्स को, रेस्टोरेंट के बिजनेस या फूड बिजनेस करने वालों को क्या इस किस्म की कोई ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उनके लिए कोई वर्कशॉप्स मुतवातर होती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर करने में कामयाब हो? मैं आपको दो सिंपल बातें बता देता हूँ जी। ये जो मौजूदा हमारी मैनेजमेंट है, मैं इनकी कोई चापलूसी नहीं कर रहा। एक तो ये बहुत अच्छे जवान लोग हैं और इनकी जो रीजनिंग है वो बड़ी अच्छी है। दूसरी ये है कि यहाँ पे कोई SOPs नहीं है। रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, बाद में खोल के आप जहाँ से मर्जी जाकर लाइसेंस जाकर 5-6 किस्म के वो ले आएँ। तो मैं एक तरफ तो इनकी फुल इनको सपोर्ट करते हुए ये भी कहूँगा कि जो कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें, बेशक मेरा 4 दफ़ा बंद करें अगर उससे कोई बेहतरी होती है। लेकिन उसके साथ ये है कि मसल मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं बच्चों को लेके आता हूँ, मैं उनको ट्रेन करता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर लिविंग। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले आप आते हैं, आप किसी को कहते हैं कि भी ये आपकी चीज़ ख़राब है, इसकी आपको वार्निंग है या आपको जुर्माना है। आप आते हैं, आपके साथ 100 बंदे होते हैं मीडिया के, और मीडिया, मेरे केसेस में तो मीडिया वाले मुझे धक्के मार रहे थे एंड आई वाज सो टेकन बैक। मैंने कहा यार मुझे आगे जाने दे, मैं बता सकूं इसानी साहब को कि जी मेरा रेस्टोरेंट है, मैं कुछ करने के लिए। पर जो कुछ भी हुआ मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा जी। तौकीर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आई विल हैव टू इंटरप्ट, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया। तौकीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बिलाल शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार इसानी साहब। आप तमाम मेहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
it's not exactly